हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपका री एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस का। आज की क्लास हमारी उसके लिए होने वाली है। तो आज की क्लास में हमने सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठाए हैं। आज की क्लास से आपको ये भी पता चल जाएगा किस तरह से एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। आज की क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए क्लास को आपको अंत तक देखते हुए चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने है। मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं का संकलन क्या है? मानसरोवर। अगर हम बात करें प्रेमचंद जी की, इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। इनके असली नाम की बात करें, धनपत राय इनका असली नाम है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, गोदान, गबन, रंगभूमि, क्रमभूमि, निर्मला। अगर हम बात करें ईदगाह। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करें, मुंशी प्रेमचंद जी ने 300 प्लस क्या लिखी थी? कहानियाँ लिखी थी। ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम बात करें महादेवी वर्मा की, निहार, गिल्लू, नीरजा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। यहाँ पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं चिंतामणि, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, गीतांजलि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ये सभी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे गए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत रैदास, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम। आपको बताना है कि मीराबाई किसकी शिष्या थी। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। पहला ऑप्शन है हमारा सही है। मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत रैदास जी की शिष्या थी। अगर हम बात करें मीराबाई की रचनाओं की, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? बांगरू, राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। बांगरू क्या रखती है? पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। अगर हम बात करें पश्चिमी हिंदी के विकास की, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर हम बात करें पश्चिमी हिंदी के विकास की, तो शौरसेनी अपभ्रंश से क्या हुआ है? इसका विकास हुआ है। अपभ्रंश से क्या हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्त्री जो अभिनय करती है, वाक्यांश के लिए शब्द का चयन कीजिए। अभिनेत्री, नर्तकी, नायिका, गायिका। आपको बताना है कि जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। पहला ऑप्शन हमारा सही है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभिनेत्री। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मेघ, मेद, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? बादल, जीवन, यज्ञ, जल, बादल, यज्ञ, यज्ञ, बादल। आपको बताना है कि कौन सा इसमें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ है। बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। मेघ का अर्थ क्या है? बादल, और मेद का अर्थ क्या है? यज्ञ। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। और अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विधिवाचक, निश्चयवाचक। बताइए। अगर हम बात करें नहीं की, तो ऑप्शन पहला हमारा प्रश्नवाचक नहीं होगा, विधिवाचक नहीं होगा, निश्चयवाचक नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, निषेधवाचक। नहीं क्या होगा? जो हमारा निषेधवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगर हम बात करें क्रिया विशेषण की, तो वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण कहा जाता है। अगर हम अर्थ के आधार पर बात करें, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। आक्रमण करना, व्यर्थ का करना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, धाक बैठाना। आपको बताना है कि तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो आक्रमण करना नहीं होगा, व्यर्थ का करना नहीं होगा, धाक बैठाना नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या होगा? तिल का ताड़ बनाना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो भाववाच्य नहीं होगा, कर्मवाच्य भी नहीं होगा, और ऑप्शन हमारा
4 भी नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, कर्तृवाच्य। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भौर, वैराग, भव, रत्नाकर। आपको बताना है कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। चौथा ऑप्शन हमारा सही है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? रत्नाकर होगा। अगर हम बात करें रत्ना के अर्थ की, रत्नाकर का अर्थ क्या है? रत्नों की खान। इसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? रत्नों की खान। अगर हम बात करें समुद्र के पर्यायवाची शब्द की, तो पयोधी, उदती, जलाधि, निरधि, रत्नाकर, इनकी महत्वपूर्ण क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द है। ये भी कई बार यहाँ से पयोधी कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है, जल्दी भी पूछा गया है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? बांटना, भागना, ब्याज, हिस्सा। बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन की बात करें, अगर भाग का जो अनेकार्थी शब्द है तो बांटना भी होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ब्याज क्या है? भाग का अनेकार्थी विकल्प नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। आपको यहाँ पर बताना है कि वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में कौन सा काल है? बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो संदिग्ध वर्तमान काल नहीं होगा, पूर्ण भूतकाल भी नहीं होगा और सामान्य वर्तमान काल भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन यहाँ पर 3 सही हो, आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल, इसका ऑप्शन सही होने वाला है। वह बाजार जा चुका का वाक्य का काल कौन सा है? आसन्न भूतकाल। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक, श्लेष या उपमा। बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन की बात करें तो उत्प्रेक्षा नहीं होगा, यमक नहीं होगा, श्लेष भी नहीं होगा। उपमा क्या है? उपमा में समान धर्म का होना अनिवार्य है। अगर मैं उपमा अलंकार की बात करें, समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? 13, 16, 11 या 10। आपको यहाँ पर सोरठा की पूछा गया है कि द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है। अगर हम बात करें सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में, तो कितनी मात्राएं होती है? 13 मात्राएं होती है। और पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11 मात्राएं होती है। और सोरठा क्या होता है? दोहा का उल्टा होता है। और सोरठा को क्या कहा जाता है? अर्ध सम्मात्रिक छंद क्या है? सोरठा है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सोरठा एक कैसा छंद है, तो ये क्या है? एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। और सोरठा क्या होता है? दोहा का उल्टा होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा पहला सही होने वाला है। द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? 13 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस, वीर रस, विभत्स रस, भयानक रस। आपको बताना है कि क्रोध किस का स्थायी भाव है। अगर हम बात करें क्रोध रस की, तो क्रोध क्या है? किसका स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का क्या है? स्थायी भाव है। अगर हम बात करें स्थायी भाव से भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। वीर रस का स्थायी भाव की बात करें तो उत्साह क्या है? वीर रस का स्थायी भाव है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। विभत्स रस की बात करें, जुगुप्सा क्या है? इसका स्थायी भाव है। भयानक रस की बात करें तो भय क्या है? इसका स्थायी भाव है। यहाँ से भी क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, जिससे क्या है कि हमारा मनोबल भी घटता जा रहा है। आपको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लग रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ कमी दिखाई दे रही है तो आप हमें ज़रूर लिखें, ताकि हम और भी इसमें सुधार कर सकें। लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? पैसे का बहुत मोह होना, पैसा ही माँ बाप होना, जान चली जाए पर पैसा न जाए, अत्यधिक कंजूस होना। आपको क्वेश्चन बताना है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारा सही है।
चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो इसका अर्थ क्या है? अत्यधिक कंजूस होना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। परोक्ष का विलोम शब्द आपको यहाँ पर बताना है कि परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। बताइए, अपरोक्ष, द्रष्टव्य, प्रत्यक्ष या स्थूल। बताइए, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। परोक्ष का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष क्या है? इसका विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? आग्नेय, ईशान, नैऋत्य, वायव्य। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है। बताइए, अगर हम बात करें ऑप्शन की तो पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। आग्नेय की बात करें तो दक्षिण पूर्व क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्व दिशा को क्या कहा जाता है? आग्नेय कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें नैऋत्य की तो दक्षिण पश्चिम की दिशा को क्या कहा जाता है? नैऋत्य कहा जाता है। वायव्य की बात करें तो पश्चिमोत्तर कोण की दिशा को क्या कहा जाता है? वायव्य कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। किस विकल्प में शब्द श्रुति संभिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? व्रण, वर्ण, रंग, घाव, विष, विष, धन या जहर, प्रकृत, प्राकृत, एक भाषा, यथार्थ, शशधर या शशिधर, चांद या शिव। आपको यहाँ पर बताना है कि श्रुति संभिन्नार्थक का सही अर्थ भेद क्या होगा। बताइए, अगर हम बात करें ऑप्शन की तो पहला हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारा सही है, शशधर और शशिधर। शशधर का अर्थ क्या है? चांद, और शशिधर का अर्थ क्या है? शिव। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आप इसे सही कर लीजिएगा। ये क्या है? दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। 10 बजने को 15 मिनट है। आपको यहाँ पर शुद्ध वाक्य पहचानना है। शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा होगा? अगर हम बात करें ऑप्शन की तो लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, ये भी गलत है। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये भी गलत है। 10 बजने को 15 मिनट है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता, ये ऑप्शन क्या है? हमारा शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन हमारा पहला ही सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अजवायन, पराधीनता, विहार, मुद्रिका। आपको यहाँ पर पूछा गया पुल्लिंग शब्द। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। अगर हम बात करें पुल्लिंग शब्द की तो अजवाइन क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। पराधीनता भी क्या है? स्त्रीलिंग है। और मुद्रिका भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो विहार हमारा क्या है? ऑप्शन सही है। पुल्लिंग हमारा क्या है? विहार शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? सोना, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन। आपको बताना है कि कौन से शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो प्राण हमेशा क्या होता है? बहुवचन में प्रयोग होता है। प्राण निकल गए, हस्ताक्षर किए गए, दर्शन किए गए, ये भी क्या है? ये क्या होता है? बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन सोना क्या है? हमारा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर पहला सही है। सोना क्या है? हमारा प्रयोग होने वाला एक वचन में शब्द। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? यहाँ पर आपको पूछा गया है कि हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। अगर हम बात करें ऑप्शन की करण कारक, संबोधन कारक, कर्म कारक या संप्रदान कारक। आपको कारक पूछा गया है कि इसमें कौन सा कारक है। अगर हम बात करें हे ईश्वर दया करो, इसमें कौन सा कारक है? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर दो सही होना है। इसमें क्या है? संबोधन कारक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? शांति, जल्दी, काज या ताप। आपको यहाँ पर पूछा गया है तद्भव शब्द। आपको बताना है कि तद्भव शब्द निम्न में से कौन सा है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो शांति हमारा तद्भव शब्द नहीं है, जल्दी भी हमारा तद्भव शब्द नहीं है, ताप भी हमारा तद्भव शब्द नहीं है। तो काज क्या है? हमारा तद्भव शब्द है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर 3 सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? पलंग, पीला, कुम्हार, गधा, डंडा, नाग, नव्य या स्वर्णकार। आपको बताना है कि इनमें से कौन से शब्द क्या है? तत्सम है। बताइए, अगर हम बात करें ऑप्शन की तो पलंग और पीला ये हमारा तत्सम शब्द नहीं है, कुम्हार और गधा ये भी हमारा तत्सम शब्द नहीं है, डंडा और नाक ये भी हमारा तत्सम शब्द नहीं है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है, नव्य और स्वर्णकार ये क्या है? हमारे तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है? अंबर, उपमर, उत्कर्ष और कमल। आपको बताना है कि
किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है नलिन और राजीव? अगर हम बात करें ऑप्शन की तो अंबर के नहीं है, उपवन के नहीं है, उत्कर्ष के नहीं है। चौथा ऑप्शन हमारा सही है, नलिन और राजीव ये किसके पर्यायवाची शब्द है? ये कमल के पर्यायवाची शब्द है। अगर हम अंबर के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है, आकाश, गगन, व्योम, शून्य, ये क्या है? अंबर के पर्यायवाची शब्द है। उपवन की बात करें, वाटिका, बगीचा, उद्यान, फुलवारी, बगिया, ये क्या है? उपवन के पर्यायवाची शब्द है। उत्कर्ष की बात करें, आरोह, चढ़ाओ, उठाओ, उभार, उन्नयन, ये क्या है? उत्कर्ष के पर्यायवाची शब्द है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 4 सही होने वाला है। नलिन और राजीव किसके पर्यायवाची शब्द है? कमल के पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको यहाँ पर पूछा गया क्यों और कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो हमारा निजवाचक नहीं होगा, निश्चयवाचक नहीं होगा, अनिश्चयवाचक भी नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन हमारा सही है, क्यों और कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के यहाँ पर उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको संधि विच्छेद पूछा गया है मदिरालय का। आपको बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद सही है। मदिरा धन अले, मदिरा धन ले, मदिरा धन आले, मंदिर धल आले। आपको बताना है कि इनमें से मदिरा शब्द का संधि विच्छेद कौन सा सही होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 सही होने वाले हैं। मदिरा धन आले, इसका क्या होगा? सही संधि विच्छेद होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? कोष्टक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो कोष्टक चिन्ह नहीं होगा, निर्देशक चिन्ह नहीं होगा, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह क्या कहा जाता है? अवतरण चिन्ह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय? हट, ची, आहट या चिल्ला? आपको बताना है कि चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय। अगर हम बात करें चिल्लाहट की तो पहला ऑप्शन हट नहीं होगा, ची नहीं होगा, चिल्ला भी नहीं होगा। चिल्लाहट में अगर हम बात करें तो कौन सा प्रत्यय है? इसमें आहट प्रत्यय। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ, अब, अभी या अभी? आपको बताना है कि अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन की बात करें तो पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी यहाँ पर उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारा प्रयास यही है कि आपका एग्जाम में के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर क्वेश्चनों का रिवाइज कर सको। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास? आपको बताना है कि रक्त रंजित समास में कौन सा, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है, बताइए। अगर हम बात करें रक्त रंजित की तो अगर हम बात करें अव्ययभाव समास नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा, द्वंद्व समास भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, तत्पुरुष समास क्या है? रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगर हम रक्त रंजित की अर्थ की बात करें तो रक्त से रंजित। अगर हम बात करें तो तत्पुरुष समास की तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया? बताइए। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई वाक्य में कौन सी क्रिया है? अगर हम बात करें ऑप्शन की तो पहला ऑप्शन संयुक्त क्रिया नहीं होगा, पूर्वकालिक क्रिया नहीं होगा, नाम धातु क्रिया नहीं होगा। इस क्वेश्चन में इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। अगर हम बात करें प्रेरणार्थक क्रिया की, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरणा दे तो उस क्रिया में कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यानी कि जब खुद ना करके किसी दूसरे को यानी कि कार्य के लिए प्रेरणा दे, यानी कि प्रेरणा देकर कार्य कराया जाए, वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, सतसई शब्द में किस प्रकार की संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? आवर्ती बोधक विशेषण, अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, समुच्चय बोधक विशेषण? आपको यहाँ पर पूछा गया है कि सतसई शब्द में किस प्रकार की संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो आवर्ती बोधक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है,
अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग भी नहीं हुआ है, समुच्चय बोधक विशेषण का प्रयोग भी नहीं हुआ। इसमें किस प्रकार के संख्या बोधक का विशेषण का प्रयोग है? गणनावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है सही शब्द में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं तक कराने वाले हैं, आगे क्वेश्चन नहीं है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।